हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में हमें करना है अपने क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 8 जिसका नाम है पीजेंट्स, ज़मींदार्स एंड स्टेट्स। सो इस चैप्टर में हमें देखने अभी तक हमने देख लिया था प्रीवियस चैप्टर में अबाउट विजयनगर किंगडम, है ना। ये अपना इंडिया हो गया, तो यहाँ पे विजयनगर किंगडम बेस्ड है। देन इसका हमने स्टार्टिंग और सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर कृष्णदेवराय एंड यहाँ पे कैसे हम्पी सिटी को सैक कर दिया गया था उसके बारे में देख लिया। अब हमें थोड़ा शिफ्ट होना है नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था। सो नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ इंडिया में मालूम है कि 1526 में बाबर इंडिया आता है एंड मुगल किंगडम स्टैब्लिश करता है। मुगल किंगडम, ओके। एंड देन इसके बाद बाबर के बाद आते हैं हुमायूं, देन अकबर, देन इनके बाद जहांगीर, देन शाहजहां एंड देन औरंगजेब। तो इन सब रूलर्स के अंडर मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, ठीक है, बहुत वास्टली ग्रो करता है और मेजरली अंडर अकबर, ठीक है। एंड देन औरंगजेब के अंडर पे ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होता है। बट औरंगजेब के एक्सपेंशन के टाइम पे कुछ रूट्स निकले जो कि बाद में कारण बनते हैं फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल्स बिकॉज ऑफ औरंगजेब्स पॉलिसी, ठीक है। तो इनको कहते हैं ग्रेटर मुगल्स। इनके बाद जितने रूलर्स आते हैं मुगल एम्पायर में वो वीक मुगल्स होते हैं, ठीक है, लेटर मुगल्स उनको कहते हैं, ठीक है। तो मेन हमें इन सब टाइम पे इनके मुगल एम्पायर के टाइम पे जब ये रूलर्स थे तो देश की अपने सोसाइटी, इकोनॉमी, ये सब कैसे चल रही थी उसके बारे में देखना है इस चैप्टर में। तो जनरली हम बात करेंगे अबाउट पीजेंट्स, क्योंकि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। तो पीजेंट्स, देन इनको जो रेगुलेट कर रहे हैं ज़मींदार्स। तो और ऊपर से जब इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों के रिलेशन के बारे में भी समझेंगे। एंड तीसरा जो कि खुद मुगल किंगडम, द स्टेट, एंड स्टेट से भी हम इनके रिलेशन को समझेंगे और साथ में पीजेंट्स के साथ रिलेशन कैसे हैं स्टेट के, वो भी हमें देखना है। ओके, सो ये हमारा चैप्टर रहने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम अपना या तो इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, तो पहले टॉपिक पे चलते हैं। ओके, हाँ। सो सबसे पहले हमें समझना अबाउट द रूरल हायरार्की। व्हाट वाज द रूरल हायरार्की? ये जो तीन हमने अभी शब्द पढ़े, पीजेंट्स, जमींदार्स एंड स्टेट्स, इनमें हायरार्की ऐसी है कि सबसे नीचे आते हैं पीजेंट्स, या फिर सबसे पहले आते हैं पीजेंट्स। देन इनको कंट्रोल कर रहा है, बहुत से पीजेंट्स को कंट्रोल करता है एक जमींदार, एंड देन बहुत से जमींदार के ऊपर होता है द मुगल अथॉरिटी। तो या तो इसको ऐसे ही कर लो या तो एरो नीचे तरफ कर दो, ऐसे पावर जा रही है, ठीक। तो ऐसी कुछ हायरार्की थी ना। अब पीजेंट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बारे में हमें जो पता लगता है वो सब पहले उसके बारे में देखना पड़ेगा, हमें मालूम कैसे चलता है ना। तो व्हाट आर द सोर्सेस जिससे हम पता लगाएंगे पीजेंट्स के बारे में। तो सोर्सेस होते हैं जनरली मुगल टाइम पीरियड पे हर रूलर अपने लिए एक कह सकते हो अपने टाइम पे क्रॉनिकल लिखवाते थे, मतलब अपने टाइम की हिस्ट्री, सोसाइटी, इकोनॉमी, इन सब के बारे में, जिनको कहा जाता है मुगल क्रॉनिकल्स। तो एक तो वो सोर्स हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐन अकबरी, ठीक।
देन दूसरा सोर्स है रीजनल रिकॉर्ड्स। लाइक कहीं पे जहाँ पे ऐसा था कि हर जगह मुगल एम्पायर का रूल था नहीं, क्योंकि बहुत जगह पे वो लोग डिप्लोमेसी का यूज़ करके इंटरनल ऑटोनॉमी दे देते हैं रूलर्स को। तो गुजरात राजस्थान वाले एरिया में, महाराष्ट्र वाले एरिया में जहाँ पे रूलर्स को इतनी ऑटोनॉमी थी खुद से रूल कर पाएँ, तो वहाँ पे वो लोग अपना अलग से रिकॉर्ड्स वगैरह रखते थे। दूसरी वो चीज़ हो गई। एंड देन तीसरा है द रिकॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में आती है तो रूरल लाइफ के बारे में लिखती है, मेडाइवल इंडिया के। तो ये कुछ सोर्सेस हो गए। थोड़ा देखते हैं पीजेंट्स और उनके लैंड और क्या लोग खेती करते थे, उनकी लाइफ कैसी थी, ये सब देखते हैं थोड़ा। ठीक है, तो पीजेंट्स एंड देयर लैंड्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें देखना है अबाउट द लाइफ ऑफ पीजेंट्स। लाइफ ऑफ पीजेंट्स। सो इनको बहुत से नामों से जाना जाता था। लाइक एक हो गया रैयत, मुजारियन, असामी एंड किसान। इन सब नामों से जाना जाता था इनको। ठीक है, और वन सेकेंड, हाँ, इनके टाइप्स अगर देखें, सो मेडाइवल सोसाइटी में देयर वर टू टाइप्स ऑफ पीपल्स। एक होते थे खुद कश्ता एंड सेकेंड वो पही कश्ता। खुद कश्ता वो होते थे जो खुद के लैंड पे खेती किसानी किया करते थे, ऑन देयर ओन लैंड। एंड ये या तो दूसरे पही कश्ता होते जनरली दूसरे विलेजेस से होंगे या फिर किसी दूसरे के लैंड पे काम कर रहे होंगे, है ना। सो देख है ना, ये तो हो सकता है कि बहुत बार पही कश्ता एक विलेज से दूसरे विलेज जाते थे बिकॉज उनके विलेज में टैक्सेशन सिस्टम ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा लगते हैं उनके एरिया पे, या फिर वहाँ पे कोई नेशनल कलामिटी आ गई इसलिए। सो एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते थे। ठीक है ना, अब इनके इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं थोड़ा। इकोनॉमिक कंडीशन, तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीजेंट्स ऐसी थी कि जनरली नॉर्थ इंडिया में एवरेज जो फार्मर था उसके पास मतलब कह सकते हो कि रेयरली ऐसा होता था कि दो से ज़्यादा पेयर ऑफ बुलक्स हो, मतलब एक पेयर ज़्यादा बुलक्स हो और दो से ज़्यादा प्लाउस हो। हाँ, तो इनके पास जनरली रहता क्या था कि एक पेयर ऑफ बुलक्स एंड 2 प्लाउस। इससे ज़्यादा जनरली ही रेयरली ही इनके पास कुछ रहता था, मतलब कि एवरेज कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी नॉर्थ इंडिया में पीजेंट्स की। ठीक है, बट इसमें थोड़ा रीजनल वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं इनके कह सकते हो क्राइटेरियाज में कि कौन रिच पीजेंट है कौन पुअर पीजेंट है। उसमें रीजनल वेरिएशंस ऐसे हैं कि इन गुजरात में जिस पीजेंट के पास 6 एकड़ से ज़्यादा लैंड रहेगा वो एफ्लुएंट माना जाता था। बट इन बंगाल, क्योंकि बंगाल एग्रीकल्चरली बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रीजन था, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता था, तो बंगाल में थोड़ा क्राइटेरिया अलग थी। बंगाल में एक अपर लिमिट थी 5 एकर्स। अरे कहाँ गया, हाँ, 5 एकर्स वॉज द अपर लिमिट। और लेकिन इसमें एवरेज लैंड के लिए, मतलब एवरेज लैंड 5 एकर्स थी। बट यहाँ रिच होने के लिए, रिच पीजेंट कंसिडर कहलाने के लिए, रिच पीजेंट बनने के लिए यू नीड 10 एकर्स और मोर देन 10 एकर्स ऑफ लैंड। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं। ओके,
द डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज, डिमार्केशन ऑफ, तो जनरली होता क्या था कि लैंड्स, मान लो ऐसा एक बहुत बड़ा एरिया, यहाँ पे अलग अलग लैंड है और सबका अलग अलग साइज है। ऐसे खेत बहुत सारे हैं। तो अब ऐसे तो कोई, क्योंकि एरिया तो पूरा सिंगल है, इसमें कोई एक अलग से तो बाउंड्रीज बनी नहीं हुई नेचुरली, तो वो लोग अपना खेत डिवाइड करने के लिए बहुत बार जब उनके पास इंडिविजुअल ओनरशिप पे क्योंकि इफ लैंड होता था, तो वो लोग यहाँ पे थोड़ा मिट्टी वगैरह को यहाँ पे रख दिए, या तो ईंटों से कर दिया, तो झाड़ वगैरह लगा के एक दूसरे खेत को डिवाइड कर लिया करते थे। ठीक है, नाउ अगला हमें देखना है अबाउट द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, सॉरी हाँ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और इरिगेशन टेक्नोलॉजी। सो इरिगेशनल कर लो या फिर इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी कर लो, इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो मॉनसून व द बैकबोन, ये हमें मालूम है इरिगेशन के लिए। दूसरा रोप्स, व्हील्स एंड ऑक्स, वन सेकेंड, रोप्स, व्हील्स एंड ऑक्स का यूज़ करके ये लोग ऐसा एक व्हील बनाते थे जिसके थ्रू वो लोग कुएं से पानी निकाल कर उसको सीधे खेतों तक पहुंचा सके। ठीक है, और गवर्नमेंट बहुत बार नहर वगैरह बनाने में सपोर्ट करती थी, लाइक एक शाह नहर पंजाब। ओके, नाउ अब थोड़ा टेक्नोलॉजी की बात करें इनके। सो ये लोग यूज करते थे वुडन प्लाव, वुडन प्लाव, ड्रिल यूज्ड विद ऑक्सन एंड क्या, देखो ऐसा होता था कि ये पूरा प्लाव है एंड ये बहुत बार धीरे धीरे लकड़ी का होता था एंड यहाँ पे बस एक आयरन की टिप लगा देते थे जिससे बहुत भारी न रहे। आयरन टिप्ड प्लाव यूज़ किया करते थे ये लोग। ठीक है, ना अब थोड़ा क्रॉपिंग पैटर्न देख लेते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न, सो देयर वर 2 एग्रीकल्चरल साइकिल्स मेजर, वैसे तो छोटी मोटी और जगह कई जगहों पे 3 बार उगाया जाता था क्रॉप्स, बट देयर वर जनरली मेजरली 2 एग्रीकल्चरल साइकिल, जिसमें से एक थी राबी एंड सेकेंड वॉज खारिफ। ठीक है, तो इनको 2 फसला भी कहा जाता था, सॉरी दे वर कॉल्ड 2 फसला। ठीक है, मतलब 2 क्रॉप्स अ ईयर। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फूड क्रॉप्स होती, जनरली फूड क्रॉप्स ही हुआ करती थी इंडिया में, स्टेपल क्रॉप्स जो कि सबसिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती हूँ, बट कमर्शियल एग्रीकल्चर भी होता था। और उन क्रॉप्स को कहा जाता था जिनसे कामिल। जिनसे कामिल, एंड इनमें आती थी क्रॉप्स लाइक कॉटन, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉटन क्लॉथ्स वगैरह प्रिवेलेंट थे, ऑयल सीड्स, शुगर केन, ये सब आता था इनमें। ठीक है, बहुत सी फॉरेन क्रॉप्स भी आई थी इंडिया। फॉरेन क्रॉप्स लाइक मेज़ आता है स्पेन से और थ्रू साउथ अफ्रीका, टोमेटोज़, पोटैटोज़ एंड चिलीज़, ये आते हैं अमेरिका से। पपाया एंड पाइनएप्पल, ये आते हैं न्यू वर्ल्ड मतलब बोथ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से। ठीक है, अब थोड़ा एग्रीकल्चर हमने देखा कितने अच्छे से हो रहा है, तो एग्रीकल्चर का असर पड़ेगा पॉपुलेशन पे भी, क्योंकि ज़्यादा फीडिंग होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रोथ होगी, ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करेगी। सो पॉपुलेशन में कुछ ऐसा था
कि फ्लेक्सिबिलिटी एग्रीकल्चर के कारण बहुत बार होता गया था पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती थी। तो मतलब एवरेज जितनी पॉपुलेशन होती थी उस समय दुनिया पे, तो इंडिया उसके मुकाबले बहुत अच्छी पॉपुलेशन सपोर्ट करता था, जो कि आज तक करता है। ठीक है ना। अब एक चीज़ में और देख लेना, इंपॉर्टेंट क्रॉप है तंबाकू। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, है ना, और लेकिन इसको बैन कर दिया गया था क्योंकि इसके नशे लग रहे थे और लत लग रही थी लोगों को। बैन बाय जहांगीर। ना अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं विलेज कम्युनिटी के बारे में। द विलेज कम्युनिटी, जिसमें सबसे पहले हमें देखना है अबाउट, वन सेकेंड, हाँ, कास्ट एंड रूरल एम्बियंस। सो विलेज कम्युनिटी की कॉम्पोजिशन ऐसी होती थी, विलेज कम्युनिटी कॉम्पोजिशंस रहती थी, इसके 3 एलिमेंट्स होते थे। देयर वर 3 एलिमेंट्स टू इट। एक था कल्टीवेटर, दूसरा था पंचायत, एंड तीसरा था इसी पंचायत का एक हेडमैन। ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर ऐसा था कि जो कल्टीवेटर्स होते थे, कल्टीवेटर्स और जनरली हेट्रोजेनस ग्रुप। ठीक है, तो कल्टीवेटर वॉज अ हेट्रोजेनस ग्रुप। इनमें एक से ज़्यादा कास्ट और कम्युनिटीज़ के लोग रहते थे, बट बहुत से एग्रीकल्चरल लेबरर्स वगैरह भी अच्छे खासे नंबर्स में रहते थे, है ना। देवर ऑल्सो एग्रीकल्चरल लेबरर्स। जिनको कहा जाता था मीनियल्स। और मजूर्स। ठीक है। अब कुछ सोशल डिफरेंसेस भी थे, लाइक मुस्लिम्स में, वन सेकेंड, हाँ, मुस्लिम्स में एक कम्युनिटी थी ऑफ स्केवेंजर्स, जिनके लोग हलाल खोरन्स बुलाते थे। उनको विलेज से बाहर रहना पड़ता था। बिहार में एक कम्युनिटी थी ऑफ बोटमैन, जिनको बुलाया था मल्लाहजादास, एंड दे वर ट्रीटेड एज स्लेव्स। ठीक है। देन एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है कि जो जितना सोसाइटी में लोअर है उसका पॉवर्टी और सोशल स्टेटस उससे मतलब उतना ही कम है। मतलब कि कह सकते हो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉवर्टी। जब तुम्हारी कास्ट ऊंची रहेगी तो तुम पॉवर्टी में उतना वो रहोगे, मतलब पॉवर्टी तुम्हारी उतनी कम रहने वाली है, ऐसा था ना। सोशल डिफरेंसेस एट मिडिल लेवल। अगला टॉपिक है, वन सेकेंड, सोशल डिफरेंसेस एट द मिडिल लेवल। तो ऐसा जो रिलेशन था ये मिडिल लेवल पे उतना स्ट्रिक्ट नहीं था। मिडिल लेवल वाले ऊपर नीचे होते रहते थे। जैसे मरवार और राजपूत, तो वो कास्ट हायरार्की में जाट से ऊपर आते थे। इसमें देख लेते हैं कि मरवार में राजपूत जो कि कंपैरिजन इनका करें इफ जाट से, तो जाट नीचे और ये ऊपर आते थे, बट दे बोथ वर कंसिडर्ड एज पीजेंट्स। ठीक है। एक और कम्युनिटी थी दी गौरवा कम्युनिटी। कल्टीवेटर कम्युनिटी थी वृंदावन में कल्टीवेटर कम्युनिटी थी। इन्होंने राजपूत स्टेटस लिया, राजपूत की बराबरी का स्टेटस लिया इन 17वीं सेंचुरी। एक और अगर देखो थोड़ा, तो अहिर्स, गुजर्स, मालीस, ये लोग कैटल रेयरिंग किया करते थे, है ना। पैस्टोरलिज्म इकोनॉमी थी इनकी, तो इनके कैटल रेयरिंग के प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन लोगों को थोड़ा प्रॉफिट हुआ, तो और हॉर्टिकल्चर में प्रॉफिट हुआ, तो इनकी भी हायरार्की बढ़ गई।
ये भी हायरार्की में ऊपर आने लगे। ठीक है, और एक चीज़ और, ईस्टर्न इंडिया में एक कम्युनिटी थी गोप्स एंड सदगोप्स। वो फिशिंग, वो मतलब कह सकते हो फिशिंग कास्ट थी, बट दे ऑल्सो क्लेम्ड द पीजेंट स्टेटस विच वो एक्चुअली अ फिशिंग कम्युनिटी। ठीक है, तो मिडिल लेवल पे ऊपर नीचे कास्ट हायरार्की राइज और फॉल करती रहती थी। ठीक है, नाउ अगला एलिमेंट है जिसमें दोनों एलिमेंट एक साथ देख लेंगे, विच इज ऑफ पंचायत एंड द हेडमैन। ठीक है, सबसे पहला है स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत। स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत, जिसमें पंचायत वाज अ ग्रुप ऑफ विलेज एल्डर्स। तो विलेज एल्डर्स के ग्रुप होता था, वो पंचायत होती थी। ठीक है, और ये मिक्स्ड क्लास, मतलब कहते तो मिक्स्ड कास्ट जहाँ विलेजेस होती थी, क्योंकि जनरली हमने देखा कल्टिवेटर्स और मिक्स्ड कास्ट, तो ज़्यादातर विलेजेस थी जो मिक्स्ड कास्ट होती थी। तो पंचायत भी एक हेट्रोजेनस बॉडी होती थी। हेट्रोजेनस मतलब कि मिक्स्ड कास्ट विलेजेस में इट वॉज हेट्रोजेनस। लेकिन फिर भी इसके बाद भी जो मीनियल्स और एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते थे वो इससे बाहर रहते थे, उनको इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, है ना। और जो डिसीजंस रहते थे इनके जो डिसीजंस रहते थे, डिसीजंस वो बाइंडिंग ऑन विलेज, मतलब उनको मानना पड़ता था विलेजर्स को। अब थोड़ा इसके फंक्शन देख लेते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पंचायत? तो सबसे पहले नेचुरल कैलामिटीज एंड विलेजर्स की हेल्प करना, है ना। पहले तो मेन पर्पस था हेल्प, अरे क्या हो गया, हाँ, हेल्प द विलेजर्स। दूसरा एग्रीकल्चर का इंफ्रा बनाना, इरिगेशन कैनाल्स, टंकाज एक्सेट्रा। कास्ट सिस्टम में लोगों का ओबीडियंस रखना, कि लोग फॉलो करें कास्ट सिस्टम, अपने कास्ट के अगेंस्ट कुछ काम ना करें। एंड सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट सॉल्व करना। सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट को सॉल्व करना। अब इनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से मिलते थे? इनको रिसोर्सेज मिलते थे, दे गॉट रिसोर्सेज, वन सेकेंड, हाँ, दे गॉट रिसोर्सेज फ्रॉम, मतलब एक पूल होता था, फाइनेंशियल पूल, स्विमिंग पूल टाइप पूल नहीं, मतलब एक तरह से एक बोल सकते हो कि वो था एक तरह से फंड क्रिएट, लोग फंड इकट्ठा करते थे एक जगह पे, जिसमें सारे विलेजर्स जो थे वो अपना डोनेशन देते थे, है ना। और इस पूरे रिसोर्स वगैरह को देखता था वहाँ का पटवारी। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं हेडमैन के बारे में। हेडमैन, तो हेडमैन को और भी नाम से जाना जाता था, लाइक मंडल एंड ऑल्सो मुकद्दम। ठीक है, एंड इसको मतलब चूज करते थे विलेज के एल्डर्स, मतलब पंचायत इसको चूज करती थी। ओके, और बाद में उसी गांव का जो ज़मींदार है, जिस गांव के पंचायत ने इसको चूज़ किया, उसी गांव का जो ज़मींदार है वो इसको रेटिफाई किया करता था कि हाँ एक्सेप्ट करते हैं हम इसको एज अ हेडमैन। एंड दूसरी चीज़, इनमें कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता था, नो फिक्स्ड टेन्योर। जब इनका भरोसा, विलेज एल्डर्स का भरोसा इससे उठेगा, वो लोग तब इसको हटा देंगे। इनका मेजर फंक्शन क्या था? मेजर फंक्शन था सुपरवाइज करना एंड विलेज को सुपरवाइज करके और उसके अकाउंट्स को बनाना विद द हेल्प ऑफ पटवारी ऑफ पंचायत। और अदर फंक्शंस थे लाइक कोड ऑफ कंडक्ट या फिर कंडक्ट ऑफ विलेजर्स वगैरह देखना, कोई अपने कास्ट के बाहर तो नहीं जा रहा है, कोई अपने कास्ट से इंटर कास्ट मैरिजेस वगैरह तो नहीं कर रहा, ये सब देखना इनका काम था। अब एक चीज़ और, राजस्थान वगैरह की बात करें अगर, तो राजस्थान में अलग अलग जातीज की अपनी अपनी एक पंचायत होती थी, जिसमें कहते थे जाति पंचायत।
ठीक है, जो कि जनरली सिविल डिस्प्यूट्स को हैंडल करती थी बिटवीन डिफरेंट कास्ट्स। ठीक है, और ज़्यादातर डिसीजंस मतलब जो इन्होंने जाति पंचायत लेती थी वो स्टेट भी उसको रिस्पेक्ट करता था। मतलब जनरली सिविल डिस्प्यूट्स को, क्रिमिनल डिस्प्यूट्स में बहुत बार स्टेट अपना भी थोड़ा कह सकते हो पावर यूज़ किया करते थे। ठीक है, अब एक चीज़ में ये भी है कि हेडमैन जो होते थे, हेडमैन वर नॉट जनरली ऑनेस्ट। बहुत बार होता था कि क्योंकि इनको ये अकाउंट बनाना है पूरे गांव का पटवारी के साथ मिलकर कॉमन फाइनेंशियल पूल का यूज़ करके, तो ये बहुत बार अपने टैक्स का पैसा किसी और के फंड में डाल दिए, किसी और के हिस्से में डाल दिए, अपना पैसा बचा लिए, वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पैसा निकाल के उसको किसी और के उसमें दिखा दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें किया करते थे पटवारी के साथ मिलकर, और अपना शेयर बांट लेते थे दोनों लोग मिलकर। नाउ लोकल डिस्प्यूट्स, सो बहुत बार होता क्या था कि पीजेंट्स वगैरह कंप्लेन किया करते थे कि हमें मतलब इसी हेडमैन वगैरह के जो वो थे ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी पे जो बात थी उस पर ही कि हमें ज़्यादा टैक्सेशन देना पड़ रहा है, अनपेड लेबर हो रहा है हमारे साथ, है ना, और रिम्यूनरेशन वगैरह मांगते रहते थे। और इसका सॉल्यूशन होता ये था कि पंचायत वाले इधर कंपनसेशन दे देते थे या फिर पीजेंट ही अपनी ज़मीन छोड़ के चला जाता था, जैसे हमने देखा था पही कश्ता बन जाता था। ठीक है ना, अब देखते हैं विलेज आर्टिसंस। तो अब हर विलेज में जितने भी कल्टीवेटर्स हुआ करते थे वो एक साथ कल्टीवेटर्स मतलब कल्टीवेट करने के साथ साथ आर्टिसंस भी हुआ करते थे। ठीक है, तो कह सकते हो कि 25% ऑफ रूरल पॉपुलेशन वो आर्टिसंस एज वेल। तो जब एग्रीकल्चर सीजन नहीं जाता था तो ये लोग मतलब अपनी कलाकारी वगैरह दिखा के कुछ चीज़ें बनाया करते थे। ठीक है, बहुत चीज़ें बनाते थे, लाइक पॉटरी हो गई, मेटल वर्किंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ज्वेलरी मेकिंग हो गया, एट्सेट्रा। और इनको अब इनका कह सकते हो कि आर्टिसंस जो होते थे वो उतने ज़्यादा स्किल्ड पीजेंट्स भी नहीं होते थे कि अपना खुद का लैंड ओन कर रहे हैं उस पर करें। बहुत बार जो दूसरों के लैंड पे काम किया करते थे तो इनको उसका कॉमन रिम्यूनरेशन मिलता था, लाइक शेयर ऑफ हार्वेस्ट, जहाँ पे लोग हार्वेस्ट के उसका कुछ हिस्सा मिल गया। और बहुत बार बंगाल में देखो, बंगाल में एक सिस्टम चलता था द जजमानी सिस्टम, जिसमें आर्टिसंस व पेड स्मॉल डेली अलाउंसेस। लाइक जो भी आर्टिसंस को हायर कर रहा है वो इनको अलाउंसेस देगा कि लोग अपना चीज़ें बनाएं और इनको अलाउंसेस मिलती रहेगी। एंड बहुत बार डाइट मनी भी मिलती थी इनको। ठीक है ना, अब थोड़ा देखते हैं अबाउट इक्वालिटी का क्या वहाँ पे सीन था। इक्वालिटी इन दी रूरल सोसाइटी। तो क्या रूरल सोसाइटी इक्वल हुआ करती थी? अब होता ये था कि इंडिविजुअल और मतलब कह सकते हो कि इंडिविजुअल ओनरशिप होती थी जनरली। तो इंडिविजुअल ओनरशिप जब भी रहेगी तो जो ज़्यादा ओन करेगा वो कम ओन करने वाले से थोड़ा ज़्यादा ऊपर रहेगा। तो इनइक्वलिटीज ही बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, है ना। ग्रुप ऑफ पावरफुल इंडिविजुअल्स जो थे वो डोमिनेट करते थे पूरे विलेज अफेयर्स को। एंड बहुत बार होता है क्या था कि कैश वगैरह का यूज़ किया करते थे ये लोग, जो इनको अपर हैंड देता था। लाइक जो आर्टिसंस हो गए, रिच आर्टिसंस, कमर्शियल फार्मर्स, इन सब लोगों के लिए ये थोड़ा एक फ़ायदेमंद वाली चीज़ आती थी, क्योंकि उनके पास पहले से अच्छा खासा अमाउंट पैसों में पड़ा हुआ है, उसका यूज़ करके वो लोग अपना जनरली डोमिनेंस क्रिएट करते थे। ठीक है, तो यहाँ लिख लो, देयर वर डीप इनइक्वालिटीज। और पावरफुल इंडिविजुअल्स डोमिनेट किया करते थे। ओके, अब एक चीज़ और हमने कैश के उसके बारे में बात की, तो एक इसमें रोल आता है श्रॉफ का। श्रॉफ्स एक तरह से बैंकर्स हुआ करते थे विलेजेस के, और ये मेंटेन और रेगुलेट करते थे फ्लो ऑफ मनी को। लाइक ये लोग लोन दिया करते थे, बहुत दूसरे करेंसी के बदले में दूसरा करेंसी प्रोवाइड किया करते थे। इनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी होता था। जो जीन बैप्टिस्ट टवर्नियर थे, जो ट्रैवलर थे, हमने देखा था जीन बैप्टिस्ट टवर्नियर,
इन्होंने मेंशन किया है रोल ऑफ श्रॉप्स के बारे में, ठीक है। नाउ थोड़ा वुमेन की कंडीशन देखते हैं। वुमेन इन रूरल सोसाइटी, एंड उसमें भी सबसे पहले वुमेन इन फील्ड एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है। तो जनरली होता क्या था कि वुमेन फील्ड में भी काम किया करती थी, लाइक वीडिंग हो गई, थ्रेशिंग हो गई, विनोइंग हो गई, एट्सेट्रा। और कह सकते हो कि ये क्राफ्ट प्रोडक्शन में भी काम किया करती थी। अब फिर भी जैसे देखो, इन्होंने फील्ड में काम किया, बट उसके बाद भी इनके लिए कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ करते थे। डिस्क्रिमिनेशन होते थे लाइक इफ़ कह सकते हो वुमेन अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम से गुजर रही है, तो वो पॉटर के व्हील को, वेस्टर्न इंडिया में जनरली जहाँ पे पॉट मेकिंग होती थी, तो पॉटर के व्हील को या फिर प्लाव को टच नहीं कर सकती है, ठीक है। एंड दूसरा कि इसी टाइम पे बंगाल में चलता ये था कि जो बीटल लीव्स जहाँ उगाई जाती थी, पान, वहाँ पे जो एरिया था उसके पास नहीं जा सकती हैं वुमेन, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ करते थे। अब थोड़ा क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करें अगर, तो वुमेन काम किया करती थी, लाइक विलेज आर्टिसंस भी रहती थी, तो वो काम करती लाइक स्पिनिंग यार्न, है ना, सिफ्टिंग, नीडिंग क्ले, पॉटरी, एम्ब्रॉयडरी, एट्सेट्रा। तो ये घर के अंदर वाले काम भी बहुत अच्छे से कर लेती थी और बाहर के भी करती थी। और कमर्शियल वगैरह काम जो इतने होते थे लाइक ये आर्टिसंस वाले, इसमें वुमेन एफर्ट ज़्यादा होते थे एज़ कम्पेयर टू मेन, ठीक है। तो वुमेन ऊपर से देखो, वुमेन इसीलिए आर्टिसंस वाला क्राफ्ट प्रोडक्शन वाला काम ज़्यादा करती थी एज़ कम्पेयर टू फील्ड वर्क, ठीक। और इसीलिए हुआ क्या कि वुमेन का रोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था सोसाइटी में कि इनकी एक तरह से वैल्यू बहुत थी। और वैल्यू होने का एक ये हमें एग्जांपल देखने को मिलता है कि शादी के लिए ब्राइड प्राइस पे किया जाता था इसमें, और लड़कियों को या फिर औरतों को ही पैसे दिए जाते थे कि उनसे शादी करने के लिए। अब इसका रीज़न था पहले तो इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर एज वेल एज इन क्राफ्ट प्रोडक्शन। दूसरा, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए भी तो वुमेन चाहिए। एंड तीसरा, उस टाइम पे होता क्या था, वुमेन शॉर्टेज थी, फीमेल फर्टिसाइड एंड ऑल। तो शॉर्टेज ऑफ वुमेन के कारण लोगों की शादी होगी नहीं, क्योंकि वुमेन नहीं है तो शादी किससे करोगे, मर्द ज़्यादा हैं, वो औरतें कम हैं, तो एक तरह से जेंडर गैप ज़्यादा हो गया था। उसके लिए भी इनकी शॉर्टेज हुई तो इनको ज़्यादा पेमेंट मिलने लगी शादी करने के लिए ही। उसके बाद भी कह सकते हो कि हुआ क्या, इफ़ होता ये था कि वुमेन के कोई हस्बैंड थे, वो एक्सपायर हो गए, कुछ भी हो गया, तो रीमैरिज को भी लेजिटिमेट कंसिडर किया जाने लगा। और डाइवोर्स एंड विडोड वुमेन, जो कि अभी तक हमने देखा था भक्ति ट्रेडिशन पे कि जो शैवा सेक्ट था, वीराशैवा सेक्ट था कर्नाटका में, वो डिमांड करते थे विडो रीमैरिज एंड इसका पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज का, तो उनको बहुत ज़्यादा कह सकते हो क्रिटिसाइज़ किया जाता था। बट क्योंकि अब खुद नीड उसकी लग गई, तो अब सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी ऐसी थी कि वो अब इसको भी एक्सेप्ट करने लगे, क्योंकि उनकी अब नीड है इस चीज़ में, उनका फ़ायदा है इस चीज़ में। नाउ अगला टॉपिक है इसी वुमेन के बारे में ही कि वह वुमेन डोमिनेंट, तो इसके लिए ये है कि इम्पॉर्टेंट तो बहुत थी वुमेन, बट उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा जाता था अभी भी, ठीक है। और इफ़ इनका कोई भी केस इनफिडेलिटी का, धोखेबाजी का मिलता है तो उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलती थी। बट वहीं पे मेल फिडेलिटी जब होती थी तो उनको पनिश नहीं किया जाता था, रैदर वुमेन वगैरह को कंपनसेट कर दिया था बाय विलेज पंचायत कि आप इतना पैसा ले लो, ये कर लो, है ना, इस तरह की चीज़ें होती थी। नाउ अगला टॉपिक है अबाउट वुमेन इनहेरिटेंस। वुमेन इनहेरिटेंस, सो लैंडेड जेंट्री जितनी भी होती थी कि वहाँ पे वुमेन के पास राइट होता था प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का,
ठीक है। और इफ थोड़ा और देखो तो जहाँ पे कमर्शियल क्लासेस रहती थी वहाँ पे वुमेन के इम्पॉर्टेंट रोल रहते थे लैंड मार्केट में एंड एज ए सेलर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे और बहुत से 1 सेकेंड वुमेन ज़मींदार्स बंगाल की सबसे बड़ी ज़मींदारी भी होल्ड करके रखती थी। एक चीज़ और, एक बहुत ज़्यादा फेमस सिस्टम चलता था ये, मतलब हाँ ये उसी की बात है वैसे तो, 1 सेकेंड, हाँ बंगाल में ही एक राजशाही ज़मींदारी थी, सॉरी हाँ राजशाही ज़मींदारी, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट ज़मींदारी थी, वो वुमेन के नाम पे थी, ठीक है। अब थोड़ा विलेज से बाहर निकल के देखते हैं। विलेज के बाहर मतलब पहले क्या होता था, पहले गांव होते थे, शहर तो बहुत कम थे, एक शहर उसके चारों तरफ 50-60 गांव, एंड देन जहाँ पे अभी कल्टीवेशन नहीं पहुँचा है वहाँ गांव नहीं बसे, मतलब वहाँ पे जंगल है, ठीक है। तो अगला है फॉरेस्ट्स एंड ट्राइब्स, फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स। तो सबसे पहले इसमें बट फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इसमें होता क्या था कि जनरली इन ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हुआ करते थे, ठीक है, जो कि अब तो उतने हैं नहीं, बट फॉरेस्ट, हाँ देखो अब फॉरेस्ट पहले कहाँ हुए थे, पहले उसका एक्सटेंशन देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। ये ईस्ट इंडिया हो गया, ये वेस्टर्न घाट्स हो गए, ये सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश में आज भी सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, ओके। तो ये पूरा जो रीजन था जहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होते थे। एंड दूसरी चीज़, फॉरेस्ट वर ऑल्सो अ प्लेस फॉर ट्रबल मेकर्स टू हाइड, लाइक जो सिस्टम के अगेंस्ट काम करते हैं वहाँ छुपने भी जाते थे, क्योंकि पहले तो टेक्नोलॉजी होती नहीं थी कि फॉरेस्ट के अंदर तुम जाके किसी भी इंसान को सैटेलाइट इमेज से ढूंढ लोगे, ठीक है। अब थोड़ा फॉरेस्ट ड्वेलर्स की लाइफ के बारे में बात करें अगर, तो इनको बुलाया जाता था जंगली। आज का जो जंगली टर्म है उसका मतलब नहीं था ये, जंगली मतलब जिनकी लाइवलीहुड फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है, उससे मतलब था इसका। और ये सीजनल एक्टिविटीज़ किया करते थे, अलग अलग सीज़न में अलग अलग एक्टिविटीज़, नीड्स के अकॉर्डिंग, है ना, सीज़न के अकॉर्डिंग। जैसे कि स्प्रिंग में फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट, देन समर में फिशिंग, मॉनसून में कल्टीवेशन, क्योंकि इनके पास अलग से तो कोई इरिगेशन टेक्नोलॉजी होती नहीं थी, ऑटम में या फिर और विंटर में हंटिंग। सो एक तरह से हमें यहाँ देखने को मिलता है एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, मतलब जब नेचर के फोर्सेस के अकॉर्डिंग इंसान एक्ट कर रहा है, ठीक है। ज्योग्राफिकल टर्म है जो ह्यूमन ज्योग्राफी में तुम सब पढ़ा होगा, ओके। नाउ इनहेरिटेंस ऑफ स्टेट, अगला टॉपिक। सो सॉरी एक सेकेंड, नॉट इनहेरिटेंस, आई एम सॉरी, इट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट। तो स्टेट फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट को दो तरह से कंट्रोल किया करते थे, वहाँ के लोगों से दो चीज़ें डिमांड करते थे। एक थी पेशकश, मतलब ट्रिब्यूट लेते थे, एंड दूसरा हंट करने जाया करते थे। तो पेशकश में होता क्या था कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस से स्टेट डिमांड करते थे बहुत टाइप की फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, ठीक है, और या फिर लाइक सप्लाई ऑफ एलिफेंट्स फॉर वॉर पर्पस एटसेट्रा। हंट में होता क्या था, एम्परर जो है हंट पे निकलता था, अपने पूरे एम्पायर में हर जगह ट्रैवल किया करते थे, प्रॉब्लम्स वगैरह सुना करते थे लोगों की पर्सनली। और हमें बहुत सी पेंटिंग्स देखने को मिलती है हंट करने की मुगल एम्परर्स की, जो कि बहुत पीसफुल, एक तरह से बहुत जस्टिस शो कर रही है लोगों पे कि उन्होंने हंट ऐसे जानवर का हंट कर दी जो कि लोगों को परेशान कर रहा था, ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड क्या था फॉरेस्ट ड्वेलर्स पे, इम्पैक्ट ऑफ
ट्रेड ऑन फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो फॉरेस्ट में जनरली होता क्या था, फॉरेस्ट में जनरली फॉरेस्ट प्रोड्यूस में हनी हो गया, बी वैक्स हो गया, गम लैक हो गया, ये सब होता था। फिर कह सकते हो जानवरों में एलिफेंट्स। तो ये सब जनरली डिमांडेड, बहुत ज़्यादा डिमांडेड थे बाहर, फॉरेस्ट के बाहर नॉर्मल लोकल लोगों में, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, कुछ ट्राइब्स जो थी लाइक फॉर एग्जांपल अब लोहानी या फिर लोहानी ट्राइब ऑफ पंजाब, ये एक तरह से लैंड ट्रेड में बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि इन्फ्लुएंशियल थे, इंगेज इतना ज़्यादा था कि ओवरलैंड ट्रेड में पंजाब से अफ़गानिस्तान तक ट्रेड किया करते थे, ठीक है। अब ये लोग बहुत सी कम्युनिटीज़ मतलब कह सकते हो कम्युनिटीज़ ट्रेड किया करते थे, लाइक गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, जिनके कह सकते हो माइनिंग जितने भी वो है रिजर्व्स हैं, ये सब फॉरेस्ट में रहते थे। तो ये लोग गोल्ड निकाल रहे हैं, कॉपर निकाल रहे हैं, लेड, मस्क, हनी, लॉन्ग पेपर, जिंजर, वैक्स, वुलन क्लॉथ्स, वुडन वेयर, ये सब कह सकते हो एक्सपोर्ट होता था माउंटेन से। एंड इम्पोर्ट क्या हो रहा है, कलर्ड क्लॉथ्स, एम्बर, सॉल्ट, गम, ऑर्नामेंट्स, ग्लास, पॉटरी, ठीक है, ये सब चीज़ें होती थी। नाउ सोशल एंड कल्चरल चेंजेस क्या थी इनके लाइफ में। सोशल एंड कल्चरल चेंज कुछ ऐसे थे कि सबसे पहले हमें देखना है इसमें अबाउट द राइज ऑफ ट्राइबल किंगडम्स। राइज ऑफ ट्राइबल किंगडम्स। तो ग्रेजुअली होता क्या था, ट्राइब्स, फॉरेस्ट में ट्राइब्स रहते, उनका एक चीफ्टेन होता था। धीरे धीरे वो लोग आर्मी वगैरह इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं, रिसोर्स वगैरह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग वगैरह में इकोनॉमी आती है, रिसोर्स इकट्ठा होते हैं, तो वो लोग धीरे धीरे एक्सपैंड करते हैं, उनका एम्पायर बढ़ता है ना। तो एक तरह से वो फिर ट्राइब से किंगडम बनते हैं, ठीक। लाइक एक सिंध में रीजन था, 1 सेकेंड, हाँ, इन सिंध एक ट्राइब थी जिसके पास आर्मी थी अबाउट 6000 कैवलरी, मतलब घुड़सवार, एंड अबाउट 7000 इन्फेंट्री। एक और हमें एग्जांपल देखने को मिलता है अहोम, किंग्स ऑफ आसम में थे। ये एक सिस्टम यूज करते थे, पेइक सिस्टम। पेइक, इसका मतलब था कि लोगों को ज़मीन दी जाती थी उनके कह सकते हो कि पार्टिसिपेशन के लिए मिलिट्री सर्विसेज में। एंड इसमें एक चीज़ और है, द राइज ऑफ इस्लाम। था क्या कि जनरली सूफिज़म आने के बाद बहुत से नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडियन में लोग, नॉर्थ इंडिया में ट्राइब्स वगैरह जो कि अभी तक ट्राइब्स थी जहाँ पे जंगल हुआ करते थे, उसको सूफिज़म ने इन्फ्लुएंस किया और वो लोग कन्वर्ट हो गए इस्लाम में, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा इस्लामिक पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ओके, नाउ अगला टॉपिक है हमारा अबाउट द ज़मींदार्स। ठीक है, ज़मींदार्स। तो ज़मींदार का ऑरिजिन ऐसे होता है कि या तो वो मतलब कह सकते हो कि कन्क्वेस्ट कर रहे हैं कोई लैंड, कॉलोनाइज कर रहे हैं, ट्रांसफ़र उनके या तो ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स हो रहे हैं फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, या फिर स्टेट किसी को कोई लैंड दे रहा है, या फिर वो लोग कुछ खुद खरीद रहे हैं कोई सा लैंड स्टेट से या फिर किसी बहुत से लोगों से। तो इस तरह ऑरिजिन होता है ज़मींदार्स का। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट फीचर ये थे कि ये एग्रीकल्चरल, 1 सेकेंड, हाँ, ये प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते थे। दूसरी चीज़ें गाँव में नहीं रहते थे, ये टाउन्स वगैरह में रहते थे। एंड इनका स्टेटस बहुत हाई हुआ करता था। दूसरी चीज़ ये जनरली हाई कास्ट के लोग होते थे। एंड इनके ऊपर खिदमत, एक टर्म यूज़ होता है खिदमत, मतलब ये स्टेट के लिए सर्विसेज किया करते थे। एज ज़मींदार टैक्स कलेक्ट किया करते थे वहाँ के लोगों को और स्टेट को प्रोवाइड किया करते थे। इनके सोर्सेज ऑफ पावर की बात करो, दे हैड देयर ओन लैंड, जिसको कहते थे मिल्कियत, खुद का इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ लैंड। देन स्टेट सर्विस तो हो ही गया, स्टेट सर्विस कर रहे हैं तो उसकी पावर है इनके पास। तीसरा, इनको मिलिट्री रिसोर्सेज कंट्रोल करने की भी छूट है।
जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंद करवाया था बाद में। एंड चौथा, ये खुद के फोर्ट्स पे कंट्रोल किया करते थे, ठीक है। एक इनका इंपॉर्टेंट रोल ये था कि इन्होंने मोनेटाइजेशन करवाया था एग्रीकल्चर का, ठीक है। लाइक ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड किया करते थे लोगों को, वहाँ की उनकी प्रोड्यूस वगैरह बिचवाया करते थे, है ना। मार्केट्स इस्टेब्लिश किया करते थे जिससे लोग आएँ सामान खरीदें, और एक तरह बहुत बार ये लोग कैश भी यूज़ किया करते थे। अपना मिल्कियत वगैरह लैंड फिर कुछ भी बेच रहे हैं तो कैश में बेचते थे, जिससे होता क्या था, मोनेटाइजेशन होता था, कैश का फ्लो बढ़ता था इकोनॉमी में। अब एक चीज़ देखना है अबाउट रिलेशन विद पीजेंट्री, इनका रिलेशन क्या था पीजेंट्री के साथ। रिलेशन ऐसा था कि ज़मींदार जनरली दे वर एक्सप्लॉयटेटिव, ठीक है, बट बहुत बार इन्हों को दिखाया जाता है एज अ पैट्रन और गार्जियन ऑफ पीजेंट्स। लाइक भक्ति सेंट्स हमने देखा कि उन्होंने कितनी सारी कह सकते हो कि पोएम्स वगैरह कंपोज की, सेइंग्स कंपोज की, उसमें किसी में भी एक्सप्लॉयटेटिव नहीं बताया गया ज़मींदार को, ठीक है। और बहुत समय 17th-18th सेंचुरी में रिवोल्ट देखने को मिलते हैं जो कि पीजेंट्स करते हैं अपने ज़मींदार के लिए और ज़मींदार के साथ, ठीक है। नाउ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था? सो लैंड रेवेन्यू सिस्टम कलेक्शन कैसे होता था, पहले वो देख लेते हैं। कलेक्शन ऐसा होता था कि लैंड रेवेन्यू पहले तो मेन सोर्स था इनकम के लिए स्टेट का, इट वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टेट। दूसरा, एक डिपार्टमेंट होता था दीवान का, जिसके पास अथॉरिटी रहती थी टैक्स वगैरह का फ्लो और कलेक्शन वगैरह मैनेज करने का। अब प्रोसेस ऑफ कलेक्शन था इनका दो स्टेजेस में, इसमें एक हो गया जामा या फिर जमा एंड दूसरा था हाजिल। जमा का मतलब है कि असेसमेंट होता था उसमें कि कौन से लैंड से कितना टैक्स जनरली निकल के आ सकता है, एंड दूसरा था हाजिल, मतलब कलेक्टेड कितना था, कितना कलेक्ट हुआ एक्चुअल में, ठीक है। अब इन सब चीज़ों के लिए एक इंस्पेक्टर अपॉइंट होता था जिसका नाम था अमिल गुजार। और कह सकते हो कि जनरली टैक्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए दो सिस्टम होते थे, तो सीधे कैश में दे दो या फिर प्रोड्यूस में दे दो। बट एम्परर्स जनरली कैश में लेना प्रेफर करते थे, बट फिर भी उनको ऑप्शंस दिए जाते थे कि या तो तुम अगर कैश कोई नहीं दे पा रहे तो प्रोड्यूस में ले सकते हो टैक्स, ठीक है। नाउ द मेजरमेंट ऑफ लैंड। टैक्स कर लैंड रेवेन्यू लेना है तो उसके लिए लैंड मेजरमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐन अकबरी से हमें मालूम चलता है कि कहाँ पे कितना लैंड कल्टीवेटेड था, कहाँ पे कितना लैंड कल्टीवेबल था, कल्टीवेशन हो रहे थे, कहाँ पे कितने तरह क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती थी। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड है ऐन अकबरी में, ठीक। जितने भी 12 प्रोविंसेस थे अकबर के, सबके बारे में लिखा हुआ है, ओके। तो इससे मालूम चलता है अबाउट दी असेसमेंट मेजरमेंट ऑफ लैंड। अब इसमें कुछ क्लासिफिकेशंस भी थे, 4 तरह के लैंड क्लासिफिकेशन किए जाते हैं अंडर अकबर। पहला था पोलज मतलब जो किसी भी साल फैलो नहीं छोड़े जाते थे वो लैंड। दूसरा था परौती, जो कुछ टाइम के लिए फैलो छोड़े गए हैं जिससे उनकी जो फर्टिलिटी है वो रिकवर हो जाए। तीसरा था चाचर, मतलब जो 3 से 4 साल के लिए फैलो छोड़े गए हैं। एंड एक था बंजर लास्ट, मतलब जो 5 या फिर उससे ज़्यादा ईयर्स के लिए फैलो छोड़े जाते हैं, ठीक है। नाउ अब थोड़ा आते हैं द फ्लो ऑफ सिल्वर पे। द फ्लो ऑफ सिल्वर। सो इसमें सबसे पहले हमें देखना अबाउट द पॉलिटिक्स इन 16th एंड 17th सेंचुरी।
ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा था कि वर्ल्ड में उस समय, थोड़ा मैप बना के देखें, सॉरी, ये हो गया हमारा अफ्रीका, देन ये अरेबिया, ये इंडिया, हाँ, और यहाँ पे थोड़ा और इसको एक्सपैंड कर दूँ अगर, ग्रीस, इटली, स्पेन और ऊपर पूरा यूरोप। ठीक है, तो उस समय पे यहाँ पे तो पूरा मुग़ल एम्पायर चल रहा है। ठीक है, देन इस वाले एरिया पे यहाँ पे पर्शियन एम्पायर, अरे तेरी, पर्शियन एम्पायर था। एंड अगले एरिया पे यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। 1 सेकेंड, जो ऐसा था कुछ, देन यहाँ से ऐसा, और यहाँ से फिर पूरा फैला हुआ था ऊपर तक। ठीक है, तो इस तरह 3 मेजर एम्पायर्स हुआ करते थे। सफ़ाविद हो गया, मुग़ल हो गया, एंड ऊपर यहाँ पे चाइना में मिंग डायनेस्टी भी चलती थी। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई थी चाइना से मेडिटेरेनियन तक, क्योंकि सारे बड़े बड़े एम्पायर अपनी जगह पे स्टेबल खड़े हुए थे। और इसी कारण से हुआ क्या, इस स्टेबिलिटी के कारण हुआ क्या, स्टेबिलिटी के कारण ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ। स्टेबिलिटी है, प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है, इकोनॉमी फ्लो अच्छे से हो रहा है, लोग अच्छे से खा पी रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी हो रही है, ट्रेड रूट्स अगर डिस्टॉर्ट नहीं हो रहे तो हर चीज़ हो रही है। और फिर इसी चक्कर में और भी चीज़ें हुई एक्सपेंशन, ट्रेड एक्सपेंशन की, लाइक वोएजेस ऑफ डिस्कवरी, जो यूरोप ने वोएजेस निकाले डिस्कवरी के लिए, लाइक जिसमें उनको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वगैरह मिलता है। एंड एक था वही, एक रीज़न यही है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह की जो कह सकते हो कि डिस्कवरी हो गई, उससे बहुत ज़्यादा एक ट्रेड वगैरह में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और एक्चुअली में हो क्या रहा था, जितना भी ट्रेडिंग वगैरह हो रही थी, तो जितना भी सिल्वर उसमें यूज़ हो रहा था, चाहे कहीं पे भी ट्रेड हो रहा हो, वो एट लास्ट फ्लो होके इंडिया पे ही आके एक्यूमुलेट हो रहा था। इंडिया कितना पावरफुल डोमिनेंस था ट्रेड पे। ठीक है, तो सिल्वर इसीलिए मेटल करेंसी बन गई थी इंडिया की। एंड इनकी मिंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर में होने लगी थी और बहुत ज़्यादा स्मूथ सर्कुलेशन हो रहा था इनका। ना अब थोड़ा अगले टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ अबाउट एन ए अकबरी। एन ए अकबरी, ठीक है। सो एन ए अकबरी क्या है, अकबर का जो क्रॉनिकल था, अकबरनामा, उसके 3 वॉल्यूम्स थे। अकबरनामा के 3 वॉल्यूम्स थे। एंड इसमें जो लास्ट 3rd वॉल्यूम, सॉरी वैसे 3 तो नहीं थे, शायद 5 थे, कुछ थे, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, इसको बाद में देखेंगे। सो ये 3rd वाला जो था, 3rd वॉल्यूम, इसका नाम था एन ए अकबरी। ठीक है, एंड ये कंप्लीट होता है जाके 1598 में, जिसको 5 टाइम रिवाइज किया जाता है। और इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत सारी गिवन है, लाइक कोड कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आर्मी, रेवेन्यू, लिटरेसी कैसी चलती थी उस टाइम पे, और कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस कैसे थे लोगों के, ये हर चीज़ में मेंशन्ड है। और इसका इंपॉर्टेंस ये है मुग़ल एम्पायर में, जनरली ये लोगों के इंडिया और उनके कस्टम को समझने के लिए मुग़ल एम्पायर्स को हेल्प कर रहा था, ठीक, जिससे वो लोग रूल कर पाएँ। एंड हम लोगों के लिए ये भी है कि मुग़ल एम्पायर के लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था, ठीक। तो अब इसको लिखने के लिए बहुत सी सोर्सेज को भी रेफ़र किया गया था, तो है नहीं खुद से अबुल फजल ने लिख दी, उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज को रेफ़र किया, लाइक अकबर के कुछ एक्शंस, नैरेटिव एक्शंस, है ना, रॉयल फैमिली सर्वेंट्स वगैरह से इंटरोगेशन हुई, नोट्स ऑफ जो उन पहले सर्विस कर चुके हैं इंडिया के लिए पुराने रूलर के टाइम पे, उनके एक्स सर्विसमैन के नोट्स वगैरह, ऑफिशियल रिपोर्ट्स, रफ नोट्स एट्सेट्रा, हर चीज़ की गई। ठीक है, तो अब इस यहाँ पे जनरली 3 वॉल्यूम ही थे, शायद लिख देते हैं। हाँ, तो अकबरनामा में जब एन ए अकबरी लिखी गई, तो एन ए अकबरी के अब 5 वॉल्यूम्स थे, जिनका नाम बस 3 मेंशन किया गया हमारे बुक में। पहला है मंजिल आबादी, दूसरा है सिपाह आबादी,
एंड तीसरा है मुल्क आबादी, एंड देन फोर्थ एंड फिफ्थ वॉल्यूम लिखा गया। नाउ जो मंजिल आबादी है वो बात करती है इम्पीरियल हाउस होल्ड, उसके मेंटेनेंस, वहाँ पे मिंटिंग कैसी होती है, ट्रेड बिजनेस कैसा है, आर्ट एंड पेंटिंग कैसी है, इन सब चीज़ों पे। एंड जो सिपाह आबादी है, सिपाह समझ में आ रहा है हमें कि जनरली बात करेगी मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है। जो मुल्क आबादी है, मुल्क आबादी डील करती है फिजिकल साइड ऑफ मैटर्स से, मतलब इकोनॉमी साइड पे कि कितना ज़्यादा मतलब रेवेन्यू वगैरह कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, 12 प्रोविंसेस से कितना हो रहा है, इन सब चीज़ों पे बात करती है मुल्क आबादी। जो फोर्थ वॉल्यूम है वो डील करता है अबाउट लॉज एंड सोशल कंडीशंस, एंड जो फिफ्थ वॉल्यूम था वो डील करता है अबाउट खुद से जो अकबर की कुछ सेइंग्स थी उससे डील करता है। ना अब इस पूरे ऐन अकबरी कुछ लिमिटेशंस भी थी, लिमिटेशंस थी लाइक ये एक तरह से सिर्फ टॉप व्यू देता था, ऊपर ऊपर से देखा हुआ लिखा हुआ चीज़ें इसमें थी, अंदर जाके इसने कुछ ऐसा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। यहाँ पे कुछ अर्थमेटिक एरर्स भी हैं कैलकुलेशंस में, जो कि शायद अबुल फजल के वर्कर्स ने कर दिए हो, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा में नॉन यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, कहीं पे बहुत अच्छा से कलेक्शन लिखे हुए हैं, मेंशन किया गया हर एक चीज़, कहीं पे कुछ नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें प्रॉब्लम्स थी। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर जो पीजेंट ज़मींदार स्टेट था वो ख़त्म हो गया, एंड हमारा मेडिवल इंडिया की बुक भी ख़त्म हो गई है। सो हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, टिल देन थैंक यू।